बातें उस स्टेटमेंट में ऐसी थी। एक था कि DGISPR ने गैर जिम्मेदाराना बयान दिया, और दूसरा था कि ये बात जो है वो दुश्मनों को करनी चाहिए, ना कि हमें। ऑन दिस आई वाज डिसअपॉइंटेड बोथ एज अ सोल्जर, मोर एज अ सोल्जर एंड देन एज अ सिटीजन ऑफ पाकिस्तान। फैसला पाकिस्तानी कौम के मुकद्दर का किसी बंद कमरे में नहीं होगा। पाकिस्तान के मुकद्दर का फैसला पाकिस्तान के 21 करोड़ लोग करें, ये उन्हीं का हक है। बहुत कुछ देख रहा हूँ कि हम उस टकराव से बचाव करें, और मुस्लिम लीग को भी कहें जो इस टकराव में खुश होते हैं कि टकराव हो। अस्सलाम वालेकुम। दूसरा रुख के साथ मैं हूं सैयद समर अब्बास। नाजरीन, फौज से जमहूरियत को कोई खतरा नहीं, अगर खतरा है तो जमहूरियत के अपने लवाजमात पूरे न होने की वजह से हो सकता है। ये कहना था आज DGISPR मेजर जनरल आसिफ गफूर का अपनी उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में। उन्होंने ये भी कहा कि वज़ीर दाखिला एहसन इकबाल साहब की जानिब से मईशत से मुतल्लिक उनके बयान को गैर जिम्मेदाराना करार देना और यह कहना कि इस तरह का बयान कोई दुश्मन दे सकता है, इस पर उन्हें बतौर पाकिस्तानी और बतौर फौजी काफ़ी ज़्यादा मायूसी हुई। और इसके अलावा आज अपोजिशन लीडर खुर्शीद शाह साहब ने भी एक बड़ी अहम बात की है। उन्होंने कहा है कि वो काफ़ी कुछ होता देख रहे हैं, जबकि वज़ीर आज़म शाहिद हक़ान अब्बासी साहब भी आजकल जमहूरियत की अहमियत पर काफ़ी ज़्यादा दर्स दे रहे हैं मुसलसल ही, और कभी टेक्नोक्रेट्स की बात करते हैं, कभी जमहूरी सिस्टम्स की बात करते हैं, लेकिन उनका ये कहना है कि जमहूरी निज़ाम ही सबसे बेहतर है। तो उन्हें जमहूरी निज़ाम की अहमियत क्यों बार बार याद आ रही है। और इसके अलावा हम बात करेंगे कि क्या सब अच्छा नहीं है और खराबी की जड़ क्या है और अब क्या होने जा रहा है। हमारे साथ मौजूद हैं अवामी मुस्लिम लीग के शेख रशीद अहमद साहब। शेख साहब, बहुत शुक्रिया शो में वक्त देने के लिए। एहसन इकबाल के बयान पर DGISPR की बतौर फौजी और बतौर पाकिस्तानी शहरी मायूसी क्या बताती है? देखें, फौज भी शहरी है पाकिस्तान की, फौजी भी इतना ही सिविलियन है जितना कोई और है, और जब वो यूनिफॉर्म पहन लेता है तो कायदे और ज़वाबत के तहत जब आप ISPR कहते हैं तो ये फ़ौज की सॉफ्ट ज़बान है जिसमें उन्हें मायूसी हुई है। और फ़ौज को ऐसी मायूसी के बहुत सारे मौके मिलते रहेंगे आइंदा दिनों में भी इंशाअल्लाह ताला, क्योंकि ये गैंग ऑफ 5 जो है, एहसन, आसफ, सफदर और मरियम और नवाज शरीफ साहब, इनका एजेंडा ये है कि फ़ौज से चुटकी लेना, फ़ौज की तज़लील करना, अदलिया की तज़हीक करना, अदलिया के इमेज को ख़राब करना। सो ये सारी चीज़ों के बावजूद जब आप फ़ौज से पूछते हैं कि फ़ौज जमहूरियत के साथ, तो फ़ौज ने यह कहना है कि फ़ौज आइन, कानून और ज़ाब्ते के तहत है, और फ़ौजी जो पहले दिन ओथ लेता है वो पाकिस्तान के लिए लेता है। और जब फ़ौजी को ये नज़र आए कि पाकिस्तान की सालमियत जो है वो ख़तरात में है और कॉन्स्पिरेसीज़ और कॉन्स्पिरेटर जो है उसको हेड कर रहे हैं, तो फिर वो धीमे धर्मे तरीके और सलीके से मायूसी का इजहार करता है, और उस पर किसी को सीखबा होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आर्मी चीफ़ जो आज बात कहते हैं वो तो पहली छठी जमात में बच्चा पढ़ता है कि मजबूत मईशत, आज़ाद खारजा पॉलिसी, मजबूत मईशत, मजबूत दिफा, कमज़ोर मईशत, कमज़ोर दिफा, कमज़ोर मईशत, कमज़ोर खारजा पॉलिसी। ये तो छेची का छत्ती का पहाड़ा है। इसमें तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई इतनी समझ की और कोई इतनी अरस्तू बनने की किसी को ज़रूरत है। तो शेख साहब, DGISPR की जानिब से जो आज ये कहा गया है कि जमहूरियत को फ़ौज से कोई ख़तरा नहीं, ख़तरा है तो जमहूरियत के लवाजमात पूरे ना होने की वजह से, यानी जमहूरियत के डिलीवर ना करने की वजह से है। तो ये इशारा उनका क्या बताता है? क्या ये उनका इशारा गवर्नेंस की तरफ है या फिर पार्लियामेंट की तरफ, जिसका आप भी हिस्सा है? मैं तो जिस पार्लियामेंट का हिस्सा है उनको, उन बेवकूफ़ों को पता ही नहीं होता पास क्या होने जा रहा है। मैं जिस डिबेटिंग क्लब का हिस्सा हूँ उसमें मुझे एक छोटा सा मौका मिला, स्पीकर खुला और वॉल्यूम -1 पे, उसमें कौम ने 5 करोड़ लोगों ने उसको सुना, जो इस बात की निशानदेही करती है या करता है कि लोग सच सुनना चाहते हैं। लोग इन चापलूसों से और M2 से, जो है मोटू गैंग तो इमरान कहता है, मैं इसको मालशिया और फरमाइशी ग्रुप कहता हूँ, और वो जो हालात पैदा कर रहे हैं, और हालात ऐसे पैदा हो रहे हैं एक दिन लोग चीखेंगे सड़कों पे, आ जा तनु अखियाँ उड़ीक दियाँ, और उनको नहीं आना चाहिए। मैं आपके प्रोग्राम में कहना, और जूतियाँ पड़े इन लोगों को, और लोगों को पता लगे कि जनाब ये CPAC की मंजूरी असल ECC में नहीं, दुबई टावर में होती थी, वहाँ से इसके बेटे क्लियर करते थे कंपनी को कमीशन लेने के बाद। और ये वो हकायक हैं, जवेद सादक के नाम और
तारड़ के नाम, इनको ब्लैक लिस्ट में नहीं, इनको पकड़ लेना चाहिए, इनकी पोस्टिंगें बाहर कर देंगे ये लोग। ये अपने मुद्दे मिटा रहे हैं। मॉडल टाउन के सारे जो मेन मुजरम थे उनको बाहर पोस्ट कर दिया ताकि इनके खिलाफ शहादतें ना हो, लेकिन वक्त आने पर शहादतें जो हैं वो खुद बोलती हैं कि मैं हूँ मैं, जिससे इन्होंने इस्तेमाल किया और इन्होंने काम लिया। शेख साहब, आपने जैसा कि कहा कि ISPR फौज की सॉफ्ट एक लैंग्वेज होती है या उनकी सॉफ्ट जुबान का एक इदारा है। आज DG ISPR ने जो बात की है कि जमहूरियत को फौज से कोई खतरा नहीं, तो जो चाहे मुगैया हम मुख्तलिफ सुन रहे हैं कि निज़ाम को खतरा है, टेक्नोक्रेट सेटअप आने वाला है, ये वो नजारा वो नजारा है, तो ये तमाम चाहे मुगैया डाई डाउन हो जानी चाहिए आज की इससे वजाहत से? हो जानी चाहिए, क्यों नहीं हो रही इसका मैं तो जिम्मेदार नहीं हूँ। और चोर को खटका लगा रहता है, ये चोर हैं, चोर खटके में है और सख्त तरीन खटके में है कि क्या होने जा रहा है, और जो कुछ होने जा रहा है वो खुद कर रहे हैं। दे आस्क फॉर इट। फ़ौज मैं समझता हूँ बड़ी दानिशमंदी से अदारों को भी बचा रही है, जमहूरियत की भी हेल्प कर रही है। अगर वो इकानमी पे एडवाइस करती है तो क्या वो नऊज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक, अगर जावेद कमर बाजवा इकानमी की सूरत हाल बयान करते हैं तो इनकी बेहतरी के लिए करते हैं, वरना इनके फरमाइशी तो ऐसे हैं। एहसन इकबाल जैसे मालशिए जो कहते हैं बहुत अच्छी हो गई है इकानमी, $15 बिलियन का कर्जा देना है 6 महीने में, पता नहीं कहाँ से आना है। और IMF और वर्ल्ड बैंक इस क्या कहते हैं फर्द जुर्म आयद करप्शन में और मनी लॉन्ड्रिंग में वज़ीर को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है। आप कहते हैं बहुत अच्छी हो रही है। वो वक्त आएगा लोग सड़कों पे खुद निकल आएंगे कि बचाओ इस पाकिस्तान को इन चोरों लटोरों और डाकुओं से, और फिर ये कोई नहीं कहेगा मुझे क्यों निकाला, लोग निकाल के बताएंगे कि ऐसे निकालते हैं। पहले जो हल्की फुल्की मौसीकी हुई है वो लोगों को कबूल नहीं है। शेख साहब, आज DG ISPR ने टेक्नोक्रेट सेटअप से मुतालिक भी वज़ाहत की कि ऐसा कुछ भी ऐसा नहीं होने जा रहा, या ऐसी कोई बात नहीं है। तो फिर वज़ीर-ए-आज़म शाहिद हक़ान अब्बासी साहब क्यों आजकल बार बार तज़किरा करें टेक्नोक्रेट सेटअप जो है वो पाकिस्तान के मसाइल हल नहीं कर सकता? कोई ख़तरा उन्हें है ऐसा कोई प्राइम मिनिस्टर साहब को? LNG की तलवार उनकी गर्दन पे लटक रही है। उन्होंने कहा कि ये बहुत सीक्रेट माहिदा था, 15 करोड़ लोगों की इज्जत और मौत और उनकी इकानमी की तबाही का माहिदा। ये जो शक्ल से मीसने नज़र आ रहे हैं, ये पार्ट टाइम प्राइम मिनिस्टर जो हैं पार्टनर ऑफ LNG, उनको अगर नज़र आ रहा है तो ज़ाहिर है उनके पास भी IB है, उनके पास भी स्पेशल ब्रांच है। मैं कुछ नहीं कह सकता। अगर उनको कोई टेक्नोक्रेट नज़र आ रहा है तो ये इसका जवाब तो वही दे सकते हैं ना, मैं तो नहीं दे सकता। आगे लोग मुझे कहते हैं कि मैं आर्मी का स्पोक्स पर्सन हूँ या DG ISPR का स्पोक्स पर्सन हूँ, उसके आगे तो किसी ने सवाल कोई नहीं किया ऐसा, और उसने फ्रंट फुट पे खेला है तमाम सवालों पे। तो मैं नहीं समझता कि अगर कोई टेक्नोक्रेट आ रही है तो खाकान अब्बासी को पता होगा, उस पर आ रही है, मेरे पे तो नहीं आ रही। शेख साहब, मियाँ नवाज शरीफ साहब की नाअहली की आप मुख्तलिफ तारीखें देते रहे, 1 साल की ताख़ीर हुई लेकिन नाअहली हो ही गई। तो शाहिद हक़ान अब्बासी साहब से मुतल्लिक़ आप LNG का केस लेकर आप आए हैं, तो क्या लग रहा है कब तक वो रहेंगे? मुद्दत पूरी कर जाएंगे या पहले ही आपको लग रहा है कि छुट्टी हो जाएगी? देखें, LNG का केस इतना टेक्निकल केस है कि वो अभी इस पे एक्सपर्ट को मैंने दिया हुआ है, और अभी तो हुदैबिया मदर ऑफ द क्राइम है, उसके बाद ये नानी है LNG की। और ये जो इन्होंने कानून बनाया, तमाशा लगाया 203 जो है, जिसमें इनको ज़लीलत और रसवाई उठानी पड़ी है, ये तो नफलों की मार नहीं है, ये तो कोई मैं समझता नहीं, ये तो कानून की जितनी तज़हीक इन्होंने की है, ये कैसे बच सकते हैं? नहीं बच सकते। बाकी खाकान अब्बासी मैटर नहीं करता। बाज़ लोग वो होते हैं ना, इमरान कहता है लेफ़्ट ऑफ, पता नहीं मैं गलत नहीं कह रहा, बाज़ गेंदें ऐसी होती हैं जिनको छोड़ दिया जाता है कि विकेट कीपर पे पास चली जाए बॉल। खाकान अब्बासी वही लेफ़्ट ऑफ प्राइम मिनिस्टर है। बिल्कुल, जो स्विंग हो रही हो तो उसे छोड़ दिया जाता है। जो भी है, मैं कोई क्रिकेटर नहीं हूँ भाई। नहीं तो शेख साहब, 8 माह जो आगे हैं हुकूमत मुकम्मल कर लेगी? नहीं कर सकती, नहीं कर सकती। इनके चाले बता रहे हैं, नहीं कर सकती। ये गैंग ऑफ 5 जो है, ख्वाजा आसफ, एहसन, मरियम साहबा, नवाज शरीफ साहब और कैप्टन सफदर, ये तुले हुए हैं कि फ़ौज आए ताकि जो ज़िल्लत और रसवाई इकॉनमी की अभी होनी है चंद महीनों में, उसका पर्दा चाकना और इनका केस ना खुले। ये केस खुलेगा तो लोग शहादतें देंगे। ये ऐसा इमेज बना रहे हैं कि शहादती ना आए खौफ के मारे। और इस मुल्क में आपको मालूम है, देखें बेनज़ीर केस में क्या फ़ैसले आए, डर जाते हैं जजेस भी।
घबरा जाते हैं। बेनज़ीर केस में क्या हुआ, जो असल मुजरम थे उनकी इतनी तड़ी थी, इतना डराव था कि जज जो है उसने उनको बरी किया। सो जजेस पर जब इस तरह हमला होगा कि आज मैं पढ़ रहा था कि वो पता नहीं पंजाब के अटारनी जनरल क्या होता है, अखबारों में मैंने पढ़ा, जो डीएसपी को चांटे मार रहा था, जो लीगल इनकी टीम होती है वो पंजाब के हेड हैं, वो पुलिस के इंस्पेक्टर को चांटे मार रहे थे। और मैं आपको बताऊं ऐसे लग रहा था वो पंजाब गवर्नमेंट को चांटे मार रहे हैं। असल हालत यही थी पंजाब गवर्नमेंट की है जो इस इंस्पेक्टर की थी बदमाशों के आगे। ये सब चोर मिल गए और जो अकल के अंधे उनसे ये पूछते हैं कि इस मुल्क का क्या बनेगा। ये मुल्क बचेगा और अगर इस मुल्क को बचाने के लिए लोग कदम नहीं बढ़ाएंगे तो वो खुद नहीं बचेंगे। ठीक है, यहाँ नाजरीन एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद शेख से गुफ्तगू जारी रहेगी। स्टे विद अस। वेलकम बैक। ब्रेक से पहले शेख साहब आपने कहा कि नून लीग जो है और कैप्टन सफ्तर, मरीम नवाज, ये लोग चाहते हैं कि मार्शल लॉ लग जाए, फौज आ जाए। खान साहब ने भी इस तरह की बात की थी कि मियां नवाज शरीफ चाहते हैं मार्शल लॉ लग जाए, लेकिन आज आसिफ गफूर साहब ने तो वाज़ेह कर दिया है कि ऐसा कुछ भी नहीं होने जा रहा। फौज से कम अज कम किसी किस्म का कोई खतरा नहीं है। पहले हम तनाव देख रहे थे हुकूमत और फौज के ताल्लुकात में, जो देखा हमने रेंजर्स का वाकया हुआ, और उसके बाद अब मईशत के मामले पर भी हम तनाव देख रहे हैं। तो इस सूरत हाल कहाँ जा रही है फिर? मेरे ख्याल में तो कॉमन सेंस की बात है, टकराव की तरफ जा रही है। फ़ौज में नफ़रत है मौजूदा हुकूमत की, ये इनका सॉफ्ट कॉर्नर मैंने आपको बताया। ISPR ने तो मार्शल लॉ नहीं लगाना या फ़ौज ने नहीं आना, उसने तो इंटरिम गवर्नमेंट नहीं बनानी, उसको तो जो चिट्ठी सज्जनों की आनी है GHQ से उसने वैसी पढ़ देनी है। और ये तो जर्नल इतना बेचारा शरीफ है कि इसने डॉन लीक्स पर एक ऐसा बयान दे दिया जिससे फ़ौज में बड़ा रिएक्शन हुआ। और जब नए आर्मी चीफ आए तो हर आदमी ने कहा जी ये क्या है, व्हाट इज दिस। सो उन्होंने कहा वेट फॉर राइट टाइम। और इसमें मैं समझता हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया है, 5 जजों का फैसला है और 5 जजों के फैसलों की ये तस्दीक कर रहे हैं। 5 जजों के फैसले को, सुप्रीम कोर्ट के फैसले को अक्सरियत की बुनियाद पर नल एंड वाइड करार दिया गया, उसके खिलाफ कानून बनाया गया। ये कानून चैलेंज हो गया है सुप्रीम कोर्ट में। इसका क्या नतीजा निकलेगा, मैं श्योर हूं कोई ये कानून नहीं खड़ा हो सकता सुप्रीम कोर्ट के आगे। शेख साहब, आपने भी ये कहा था कि आप कुछ होता देख रहे हैं, हालात इस तरह के खराब हैं। एक तो इमरान खान के वारंट वाली आपने रेफरेंस दिया था, दूसरा खुर्शीद शाह साहब ने भी आज कहा है कि वो भी कुछ होता देख रहे हैं, हालात जो है वो दुरुस्त में नहीं जा रहे। कल का जो वाकया हुआ एहतसाब अदालत में, उससे देखने वालों की आंखें खुल जानी चाहिए। तो ये क्या इशारा है, आप क्या होता देख रहे हैं जो जिसका आज ये खुर्शीद शाह साहब ने भी इशारा दिया? देखें जी, जिसकी अपनी अकल है, किराए का नहीं है, M2 नहीं है और M2 ग्रुप में से नहीं है, मालशिया नहीं है, और जज को वो उठा के, वो तो पूरा रिकॉर्ड उठाने लगे थे। अच्छा होता जज को भी उठा के ले जाते ताकि कौम को पता लगता कि इंसाफ इनका है, पुलिस इनकी है, जज अगर इनके हों, फैसले अगर इनके हों, फिर तो उनको कबूल हैं। और ये ट्रायल नहीं होने देंगे। इनको पता है ये इतना सा कामा जो है ये खुलने लगा है, ये इतना सा कामा जो है ये इतना बड़ा हो जाएगा कि पूरा लाहौर इनकी करप्शन की रेंज में होगा। और जहाँ जहाँ आगे लग रही हैं डॉक्यूमेंट में, वो भी सारी आ जाएंगी कि आगे क्यों लगी हैं और क्यों लग रही हैं। सो ये कहना कि कल जो कुछ एहतसाब अदालत में हुआ, मेरे ख्याल में वो पाकिस्तान की जमहूरियत के मुंह पे तमाचा है। फ़ौज को तबसरा करने की ज़रूरत नहीं, अक्लमंदों के लिए इशारा काफ़ी है। काउंट डाउन है, अदलिया के साथ जो सलूक हो रहा है वो काउंट डाउन है। अदालतों में जो सलूक हो रहा है, ये वही लोग हैं जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट पे हमला किया, उसी रिहर्सल का हिस्सा वही लोग थे। और आज एक अखबार की लीड स्टोरी है, मैं अखबार पढ़ता हूँ, टीवी नहीं देखता, कि एहतसाब अदालत ने लिखा है कि ये वकाला नहीं थे, ये नून लीग के लोग थे जिन्हें काले कोटों और काली टाई लगा के लाया गया। ये 19 को भी लाएंगे, घबराए नहीं। अल्टीमेटली ये जोडो कराटे होंगे, बैंकॉक के शोले होंगे और इनको फिर बगदाद की रातें नजर आएंगी इंशाअल्लाह ताला।
शेख साहब, खुर्शीद शाह साहब अपोजिशन लीडर बड़े वो मुतमईन हैं और उनका वो बड़े कॉन्फिडेंट हैं। वो कहते हैं कि पीपल्स पार्टी कोशिश कर रही है इदारों के दरमियान टकराव को रोकने के लिए। तो क्या पीपल्स पार्टी खुद इस पोजीशन में है कि वो ये टकराव रोक ले? मुझे नहीं मालूम, खुर्शीद शाह को पता होगा या इदारों को पता होगा या पीपल्स पार्टी को पता होगा। मैं तो अपनी बात का जवाब दे हूँ, खुर्शीद शाह की का नहीं हूँ। मैंने आपको इंटरव्यू अपनी सोच और अपनी बातों के लिए दिया है, खुर्शीद शाह की सफाई पेश करने के लिए नहीं दिया। नहीं, सफाई नहीं मांग रहा मैं आपसे, आपका तबसरा मांग रहा हूं कि वो कह रहे हैं कि वो टकराव रोक सकते हैं। तो लग रहा है आपको रोक लेंगे? देखें, फौज किसी के जेरे असर नहीं। एक जुमला जो DGISPR ने पिछली दफा बोला था कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ फौज से बड़ा नहीं है, यानी फॉर्मेशन कमांडरों से बड़ा नहीं है, उनकी राय के साथ है। और फौज पाकिस्तान से बड़ी नहीं है। जब पाकिस्तान का सवाल पैदा हुआ तो फिर ये जो आज बात उन्होंने कही है कि सब लोग इकट्ठे होंगे, कानून इकट्ठा होगा, अवाम इकट्ठे होंगे, फौज इकट्ठे होगी, पाकिस्तान के मुहिब्बे वतन इकट्ठे होंगे। मैं इमरान खान के ख़िलाफ़ अगर मैं ये कहता हूँ कि इमरान खान के ख़िलाफ़ अगर आसिफ जरदारी या नवाज शरीफ बयान देता है तो ये एक सियासत है। अगर इमरान खान उनके ख़िलाफ़ देता है तो एक सियासत है। लेकिन जब नवाज शरीफ फ़ौज और अदलिया के ख़िलाफ़ बयान देता है तो ये कॉन्स्पिरेसी है। दिस इज़ ए इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी। और ये गैंग ऑफ फाइव जो है, जिसको मैंने परसों से नाम दिया है, दीज गैंग ऑफ फाइव विल डिस्ट्रॉय ऑल दिस डेमोक्रेसी। और इनका ये एजेंडा है कि लोगों को पता ना लगे कि नवाज शरीफ की कितनी दौलत है लूटी हुई, और वो मनी लॉन्ड्रर में पकड़े ना जाएं ताकि लूटी हुई दौलत बार में जो ब्रिटिश में कानून बन गया कहीं उनके हाथ से निकल ना जाए। और ये उनके लोग हैं, बड़ी प्लानिंग के तहत उन्होंने वज़ीर दाखिला और खारजा लगाया। इसको इसमें किसी को फिक्रमंद होने की ज़रूरत नहीं है, जो होना है वो होके रहेगा। हुकूमती वज़ीर साद रफ़ीक साहब भी आज गोया हुए। उन्होंने कहा कि अब 22 करोड़ अवाम के फैसले बंद कमरों में नहीं होंगे, 22 करोड़ अवाम ही मुल्क की तकदीर का फैसला करेंगे। और शायद हकान अब्बासी साहब ने भी इसी तरह की बात की। वो कहते हैं कि अब कारकर्दगी की बिना पर 2018 में फैसला होगा कि कौन मुल्क पर हुक्मरानी करेगा। तो वो तो बड़े कॉन्फिडेंट है कि अपनी कारकर्दगी को लेकर वो आगे जाने लगे। ये माफ़ी मांगने तक कॉन्फिडेंट होते हैं, फिर ये छुप जाते हैं, अंडरग्राउंड चले जाते हैं, फिर घरों में मुलाकातें करते हैं। और फिर मुलाकातों के लिए पैरागॉन स्टेट नहीं होगी जनाब, फिर वो ग्वाल मंडी वाले घर होंगे। ये नहीं होगा कि मेरी पैरागॉन स्टेट में आके मुझसे मिला जाए। और राना सनाउर ये तक कहता है जनाब अली कि फ़ैसला अवाम की ताकत से होगा। अवाम और हमाम में फ़र्क है। जिस हमाम में ये नहा रहे हैं उसमें अवाम नाम की कोई चीज़ नहीं। जिस हमाम में ये अपना गंद उतारना चाहते हैं अवाम का नाम ले लेके, ये इतना रंग काट पड़ा हुआ है इन पे मैल है कि ये उतरने नहीं जा रही। और कानून इसका फ़ैसला करेगा कि ये मुलव्वस हैं या मुलव्वस नहीं हैं। दिस इज़ विद द जजमेंट ऑफ द केस। तो क्या कारकर्दगी मैटर नहीं करेगी 2018 में? वो तो बड़े दावे कर रहे हैं कि हमने बड़ा तकदीर बदल दी है मुल्क की। कौन सी कारकर्दगी? आप मुझे बताएं। 4 सालों में $35 बिलियन लोन है, 70 सालों में $40 बिलियन लोन है। $40 बिलियन 70 सालों का और 4 सालों का 35 बिलियन, 10 बिलियन एक्सपोर्ट कम हो गई है। और ये $60 बिलियन सी पैक कर रहे हैं। $12-14 आए हैं सिर्फ बिलियन डॉलर, वो भी सड़कों और पुलों पे, जिस पे जवेद सादक और इसने कमीशन खाई है। नवाज शरीफ अपने निजी दोस्तों में ये कहता है कि मैं वैसे ही मेरे मुंह पे इल्ज़ाम ज़्यादा लगे हैं, माल सारा तो पंजाब ने बनाया। और ये तारीख साबित करेगी, मैं वक्त से पहले कह रहा हूँ, ये भगा देंगे जावेद सादक को और इसको तारड़ को। इनको भिगा देंगे इस मुल्क से जो एजेंट थे। ये जावेद सादक जैसे लोग जो कभी चीन लगता था, कभी बीजिंग, कभी शंघाई, सारी सर्विस इसने चीन में की। यही भारू पकड़ पकड़ के पंजाब हुकूमत के पास लाता रहा। लेकिन शेख साहब, हुकूमत तो बड़े दावे करती दिखाई दे रही है। वो कहते हैं बिजली का बहरान हमने खत्म कर दिया है, 1 साल में 10,000 मेगावाट बिजली हमने पैदा कर दी है। इसके अलावा रेलवे को खुसारे से हम बाहर निकाल कर ले आए हैं, शरह नमू बढ़ गई है और काफी ज्यादा। वो कह रहे हैं हम तो हर शोबे में बड़ी तरक्की लेकर बड़ा इनकलाब लेकर आ रहे हैं। अब मैं सारे झूठों का जवाब तो नहीं दे सकता। ये झूठों का जमा बाजार है। जिस दिन इन्होंने सच बोला इनकी सियासत का आखिरी दिन है। कोई रेलवे खसारे से निकली, सब बकवास है, सब बकवास है। कोई बिजली जो है
नंदीपुर की बिजली आप देख लें, ये गैस की कीमत को बढ़ा के LNG के बराबर ला रहे हैं चोर। और वो जो टर्मिनल, उसमें ही उन्होंने वो मशीन, उसका नाम मुझे भूल गया, लगा के 2014 से 2,74,00,000 रुपया पर डे जहाज चाह रहे हैं। वो इस्तेमाल हो ना हो, वो 2,74,00,000 रुपया रोज का ले रहा है। हमारा ले रहा है ना, इनका तो नहीं ले रहा। बाबा, इनकी गाड़ी पुरानी सरमायादार 1.5-2 करोड़ नफे में लेते हैं और हमारा PIA का जहाज बिकता है तो 74 लाख रुपए में बिकता है। कोई बात है यार? लुट पे ही है, अन्नी पे ही है। और लुट पे ही है, अन्नी पे ही है, कोई पूछने वाला ही नहीं। फिर शहबाज कहता खाना जंगी होगी तो होगी, सबसे पहले आपके साथ खाना जंगी होगी। जब इनकलाब आता है तो चोरों के बच्चों को पहले खाता है, फिर वो पड़ोसियों की तरफ जाता है। और खुदा करे ये इनकलाब आए कि चोर टंगे जाएं, चोर जो हैं वो अपने अंजाम को पहुंचे। इसी अंजाम की कौम मुंतज़िर है। उस दिन कौम जश्न मनाएगी जब लुटेरों, डाकुओं और चोरों और कमीशन खोरों को लटकाया जाएगा। ठीक है, इसी के साथ एक ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद गुफ्तगू जारी रहेगी। स्टे विद अस। वेलकम बैक। और अब बात हो जाए चौधरी निसार अली खान के बयान की। शेख साहब, चौधरी निसार अली खान ने आपके बयान का रेफरेंस दिया जिसमें आपने कहा था कि आपको उन्होंने मायूस किया। तो चौधरी निसार अली खान साहब तो कहते हैं कि उनकी सियासत का महवर शेख रशीद साहब की मायूसी नहीं, तो फिर इसका मतलब उनकी सियासत का महवर अब भी मियां नवाज शरीफ साहब है? ऑफ कोर्स, मेरा मतलब है बड़ी जुर्रत चाहिए नवाज शरीफ की आंखों में आंखें डाल के बात करने की। वो शेख रशीद कर सकता है, क्योंकि चौधरी निसार और शहबाज शरीफ टाइम खो चुके हैं। ये वही शहबाज शरीफ हैं जिनका ऐलान हुआ और जब ये घर गए और जब मरियम बीबी और कलसूम बीबी ने कहा कि ये कौन होता है, ये कौन होता है, हुज़ ही, तो बेचारी बीमार हैं कलसूम साहब, अल्लाह उन्हें नबी के सदक़े में शफा दे, तो नाम एक बीमार का तय कर दिया। इनमें जुर्रत ही नहीं है, ये ऐसी बातें करते हैं कि जनाब ऐसा ना किया जाए, वैसा ना कर जाए। मैं एज ए पॉलिटिकल वर्कर समझता हूँ कि शहबाज शरीफ और निसार के पास कोई मुस्तकबिल नहीं है सिवाय नवाज शरीफ के नीचे सियासत करने को। और नवाज शरीफ के मुंह से जो गिरेगा ये सियासी तौर पर खाएंगे। और इतनी इनमें लीडरशिप गैटस नहीं है। लीडर वो होता है जो फैसला करता है। ऐसे ही कौम को और अदारों को और दूसरे लोगों को इन्होंने बेवकूफ़ बनाए रखा है इतने अरसे। शेख साहब, नून लीग तो आपकी तरफ भी इशारा करती है, जो अभी आपने बात की कि नवाज शरीफ साहब से जो हट जाएगा वो फिर सियासत में मार खाएगा। नून लीग वाले तो आपका कहते हैं कि शेख साहब ने दामन छोड़ा नवाज शरीफ साहब का, तो आज देखें वो उनका कोई असर रसूख नहीं रहा सियासी। अल्लाह के फजल से मैं कौमी हीरो हूँ, 5-5 करोड़ लोग मुझे सुनते हैं। मुझे तो 5,000 लोग नहीं देखते थे। मुझे तो अल्लाह ने वो इज़्ज़त दी है अल्लाह ताला के मैं किसी की जूती के बराबर नहीं हूँ। मैं तो अपने शहर में बाहर नहीं निकल सकता। इस तरह मोटरसाइकिल और साइकिलें और लोग मेरे साथ चलते हैं। और जो ख़त्म नबूवत में मेरा रोल है, आज सारे आलमी दीन भी जो हैं वो सारे शेख रशीद के पीछे हैं। वो उलमाए किराम जो मेरे साथ कभी वोट नहीं चल दिए, पता नहीं मैं बात कहनी चाहिए कि नहीं चाहिए, मेरी बरादरी हमेशा नून को वोट देती थी, शेख बरादरी दुकानदार। और मैंने 4 दफ़ा इनको शिकस्त दी है, कोई पहली दफ़ा नहीं है कि ये कहते हैं कि मैं नहीं हूँ। मुझे तो ज़िंदगी में मज़ा ही अब आया है। चोर को चोर कहने में जो मज़ा है, डाकू को डाकू, बेईमान, करप्ट, डिसऑनेस्ट लोगों को इनकी आंखों में आंखें डालकर इस तरह करके मैंने देखा है। सुप्रीम कोर्ट में भी मेरे केस में नायल हुआ है, बाकियों के केस तो अब लग रहे हैं। और ये सारी पार्टियां तो सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए तैयार नहीं थी। मैं था, मैं एतजाज के पास गया, खोसा के पास गया, PTI के पास गया कि भाई खड़े हो, ये नहीं रह सकता। और अब भी आप देखना हुदैबिया पेपर में क्या होता है इनके साथ। ये याद रखेंगे सारा टब्बर, हुदैबिया पेपर को खुलने दे, अगर ये खुल गया तो इनको दिन में तारे नजर आएंगे। इतना करप्ट, इतना चोर और इतना डाकू खानदान है ये। शराफत का लबादा ओढ़ के अब पैसे लगा रहे हैं लोगों में ताकि कहीं लूटी हुई दौलत जो है वो बाहर ही ना लुट जाए।
शेख साहब, चौधरी निसार अली खान ने यह तासुर जाहिर किया है कि नून लीग में किसी किस्म की तकसीम या फॉरवर्ड ब्लॉक बनने जा रहा है, लेकिन हम अगर बयानात देखें मुख्तलिफ मामला और मुख्तलिफ आरा नून लीग की क़यादत की जानिब से सामने आती हैं। हाँ, वो शहबाज शरीफ साहब का हलफनामे से मुतल्लिक बयान हो जो ख़त्म नबूवत से मुतल्लिक था, और इसके अलावा कैप्टन सफदर की असम्बली में मुतनाज़ तकरीर हो, या फिर इसके अलावा IB की जानिब से 37 अरकान की से मुतल्लिक मुबैना फहरिस्त हो, तो ये तो फिर मुख्तलिफ आरा हमें नज़र आ रही है, तकसीम तो नज़र आ रही है। मुझे नहीं पता, मैं अब नून लीग को कोई अहमियत नहीं देता। मेरे नज़दीक नवाज शरीफ किस्सा पारीना हो चुके हैं। ये 35-40 वही काफ लीग के लोग हैं जिनको मैं कहता था कि जो मुशर्रफ को छोड़कर नवाज शरीफ के साथ जा सकते हैं, तो आज या कल या तरसों या 10 दिन में नवाज शरीफ को छोड़ के किसी और तरफ जा सकते हैं। और इसीलिए 35 आदमियों का IB का उनको कहा कि ये दहशत गर्दों के साथ इनके तल्लक हैं, ये हैं, वो है, 2 नंबर हैं, ये है, ताकि इन पे टोकरा पड़ा रहे, डरे नहीं। ये यार, अवाम के मुंतखब नुमाइंदे डरते हैं कभी जेल से, रेल से, तकरीर से, मैदान से, चौक से, चौराहे से? अवाम का नुमाइंदा तो अवाम में होता है। ये हमाम के नुमाइंदे होते हैं जो डरे फिरते हैं कि कालक ज़ाहिर हो जाएगी। सो मैं IB के, हालांकि रियाज पीरज़ादा मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं और वो पहले भी इस्तीफ़ा दे चुके थे, लेकिन मुझे अब इससे कोई गर्ज नहीं कि नून लीग इस्तीफ़े देती है या ग्रुप बनते हैं। ये पुरानी बातें थी, उस वक्त कोई इनकी हैसियत थी। अब तो मैं तो झाड़ू फिरता देख रहा हूँ। जो कुछ ये करने जा रहे हैं इसमें तो झाड़ू फिरेगा, या ये रहेंगे तो या अदारे रहेंगे। देखिए झाड़ू कौन फिरेगा शेख साहब? हैं जी, कौन फिरेगा क्या आपने? ये झाड़ू कौन फेरने जा रहा है? फिरने वाले फेरते हैं। झाड़ू ऐसा फिरेगा, वो रेगमाल लगेगा 6 नंबर का, जो मैं कहता था, कैसा लफ्ज़ मुझे याद आया, 20 साल पहले इस्तेमाल करता था। अब 8 नंबर का रेगमाल लगेगा, अंदर से सारी चीज़ें ज़ाहिर हो जाएंगी। ये सारा ऊपर जो पॉलिश लगी हुई है ना, ये कंपाउंड पॉलिश सारी उतर जाएगी, 8 नंबर का रेगमाल लगेगा इन पे। जब शेख साहब, आपने अभी कहा कि आपके केस के नतीजे में मियां नवाज शरीफ साहब नाअहल हुए हैं, बाहर हुए हैं। एक केस आपके खिलाफ भी नून लीग ने दायर कर रखा है जिसकी समाअत भी 18 अक्टूबर को होने जा रही है आपकी नाअहली से मुतल्लिक, जिसमें कहा जा रहा है कि आपने भी असासे छुपाए हैं। कितने कॉन्फिडेंट है आप इस केस को लेकर? देखें जी, अच्छी बात है, जिस शेख रशीद से लेके हर एक पे क्या कहते हैं, उनको हक हासिल है। मैं इंशाल्लाह जिंदा रहा पेश हूँगा। मैं ये नहीं कहता कि भाई मैं किसके लिए छुपाऊंगा जी, मेरा तो आगे पीछे आई कोई नहीं, क्यों छुपाऊंगा मैं? छुपाते तो वो हैं जिनके बच्चे हों, बीवियाँ हों, 4-4, 6-6 बीवियाँ हों, 2-2, 3-3 में से औलाद हो। वाई शुड आई हाइड, फॉर व्हाट पर्पस? मुझे समझ नहीं आती। मैं पैसे किसके लिए छुपाऊंगा, मैं जायदाद किसके लिए छुपाऊंगा? नहीं, मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। अच्छी बात है, मेरे ख़िलाफ़ केस लग गया तो केस तो लगने चाहिए। अगर मैं किसी के ख़िलाफ़ अपीयर हो सकता हूँ तो मैं को आसमान से तो नहीं उतरा कि मेरे ख़िलाफ़ केस नहीं हो सकता। शेख साहब, इसके अलावा एहसन इकबाल साहब से मुताल्लिक़ की दोबारा बात करूंगा, जो सिविल अस्करी क़यादत के दरमियान ताल्लुकात हैं, उस पर ही बात करें दोबारा अगर हम। तो एहसन इकबाल साहब जब 2 अक्टूबर को नवाज शरीफ साहब की पेशी के दौरान जो रेंजर्स तैनाती का मामला था, उस पर उन्होंने कहा था कि रियासत के अंदर रियासत की बात की थी, तो उन्होंने DG रेंजर्स से रिपोर्ट तलब की थी। वो रिपोर्ट सामने नहीं आ सकी, 72 घंटे में वो रिपोर्ट, उस पर जवाब देना था DG रेंजर्स ने, वो जवाब सामने नहीं आया। तो क्या फिर उनका जवाब, एहसन इकबाल साहब का दावा था रियासत के अंदर रियासत का, वो दुरुस्त है क्या? फिर अल्लाह ने यह भी वक्त लाना था कि एहसन इकबाल जैसे लोगों ने भी रिपोर्ट तलब करनी थी, जिनकी वालदा मोहतरमा, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, ख़ुद मजलिस शूरा की रुकन थी और ये नातें पढ़ा करते थे उस वक्त ज़िया-उल हक़ के आगे। और अब ये इनका ये मुकाम आ गया है कि ये कह रहे हैं कि रिपोर्ट तलब कर ली है, और स्टेट विद इन ए स्टेट जो है, क्या पिद्दी का शोरबा। इनको नारोवाल के नक्शे की समझ नहीं है। तो ये वज़ीर दाखिला साहब ने, आप मुझे ये बताएं, दुनिया में एक चोर और नाहल वज़ीर आज़म की ज़मानत जो है एक मिनिस्टर देता है, वो निज़ाम कैसे चल सकता है? ये निज़ाम दीन लोहार का निज़ाम नहीं चल सकता। शेख साहब, ये इसहाक डार साहब के इस्तीफ़े की बात करें तो सारी अपोजिशन जोर लगा रही है उनके इस्तीफ़े के लिए, वो इस्तीफ़ा नहीं दे रहे। आखिर इसहाक डार साहब को डर क्या है? वो इस्तीफ़ा भी नहीं दे रहे। वर्ल्ड बैंक का भी इजलास था, उसमें उनकी जगह पर एहसन इकबाल साहब ने शिरकत की। वो चाहते हैं जेल में से आवाज़ लगे, वज़ीर ख़जाना हाज़िर हो, चक्की पेश हो। चक्की आप समझते हैं ना, जहाँ कैदियों को पहले मुलाकात से पहले इकट्ठे करते हैं,
सो शर्म की हद है जी, बस मैं अब मेरे मुंह से कुछ और निकल जाएगा। बड़े बड़े बेशरम देखें, ऐसे बेशरम नहीं देखे जो जिस गद्दी पे बरी इमाम बैठते थे उसके पीर सरफराज को भी उन्होंने पेट्रोल की एजेंसियां और दुबई में जाली कार्रवाइयों में शरीक किया है। और इनका सारा काम ही जायद मुजफ्फर से ले के जवेद सादक से ले के उस तारड़ से, ये सब चोरों का एक गिरोह है। जिस तरह 200 आदमियों को फांसी पे लटकाया गया चीन में, इसी तरह पाकिस्तान में कोई ऐसा कानून होना चाहिए कि इनको 10 लाख लोगों को इन्होंने रिवर्ट किया है। यहाँ 1000 आदमी अपने साइज़ में आ गए, इनको ECL में डाल दिया गया, इनकी बात जाके चेक कैश ना हुए, ये अपनी औकात में आ जाएंगे और मुल्क बेहतर हो जाएगा। शेख साहब, पार्लियामेंट के अंदर एक मूव पिछले दिनों चली थी तहरीक इंसाफ और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की जानिब से, आप भी गालिबन उसमें आपकी हिमायत हासिल थी अपोजिशन लीडर की तब्दीली से मुतालिक, तो क्या अब उसको समझा जाए कि ये तकरीबन डाई डाउन हो गई है, दोबारा से ये सर नहीं उठाएगी ये तहरीक? मुझे नहीं पता, तकरीबन वो नाकाम। मैं तहरीक इंसाफ के साथ हूँ। तहरीक इंसाफ ने मेरा ख्याल है जल्दी की ये बात करने में। मेन नैब का चेयरमैन अपॉइंट हो चुका है। असल लड़ाई होनी है अबूरी हुकूमत पे, इलेक्शन कमीशन पे। इन्होंने इमरान खान की बात मानी नहीं, इमरान खान ने सड़कों पे आना है, फिर ढैं पटास होनी है, फिर जोड़ो कराटे होने हैं। मैं इमरान खान के साथ खड़ा होऊंगा जो भी सूरत हाल हुई, मेरी पूरी कोशिश यही होगी। इमरान खान का ही जिक्र हुआ है, आपने कहा आप उनके साथ खड़े होंगे, तो खान साहब ने कल एक बड़ा अहम बयान दिया। उन्होंने कहा कि अगर सुप्रीम कोर्ट से वो नाअहल हो गए तो वो सियासत भी छोड़ देंगे, पार्टी क़यादत भी छोड़ देंगे। तो इस फैसले पर भी क्या आप उनका साथ देंगे? देखें भी उनकी पार्टी है, मैं उनकी पार्टी का फैसला तो करने वाला कोई नहीं ना। मुझसे वो सवाल पूछें जो अवामी मुस्लिम लीग का सवाल हो। तहरीक इंसाफ उनकी है, मैं इमरान खान की दोस्ती और इमरान खान के साथ खड़ा हूँ और मुझे यकीन है कि इमरान खान केस में बरी होंगे इंशाअल्लाह ताला। शेख साहब, एहतसाब कानून में तरमीम से मुतल्लिक जो अभी मुसवदा सामने आया है, इस पर तहरीक इंसाफ ने भी इसकी मुखालफत की है और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने भी। क्या हर्ज है कि अक्रॉस द बोर्ड अकाउंटेबिलिटी हो? आपकी इस पर क्या टेक है? जजों और जनरलों का एहतसाब भी नहीं होना चाहिए क्या? मैं क्या कह रहा हूँ, शहबाज शरीफ ने खुद बयान दिया है। मैं अकाउंटेबिलिटी के टाइम को नहीं देख रहा। ये तो जजों की उम्र कम करने की बात कर रहे हैं। ये तो फ़ौज में जनरल बट ढूंढ रहे थे, इनको नहीं मिला। ये जजों में मलक कयूम ढूंढ रहे थे। ये जजों की उम्र 60 साल करने की बातें कर रहे थे। इनके इरादे बहुत ही खौफनाक थे और हैं, लेकिन इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान को अल्लाह नज़र बद से बचाए। ये ज़लील और रुसवा होंगे, पाकिस्तान आगे बढ़ेगा। पाकिस्तान की बुनियाद में काला काला रसूलुल्लाह का नाम है का पाकिस्तान की बुनियाद में लोगों की कुर्बानी है। इन चोरों और लुटेरों की लूट मार के बावजूद भी ये अजीम मुल्क है जो चल रहा है और चलेगा। शेख साहब फाइनली आपने नए चेयरमैन नैब से मुतालिक कहा कि आप उनके लिए 200 अरब का टेस्ट केस लेकर आ रहे हैं, तो क्या चैलेंजेस आप देख रहे हैं नए चेयरमैन नैब के लिए? देखें जी, बड़ा मुश्किल जवाब है ऑफ कोर्स जस्टिस साहब के लिए। कोई आसान काम तो नहीं है, क्योंकि यहाँ चोरों का अंबार लगा हुआ है और उन्होंने कहा नवाज शरीफ का भी वो मेरिट पर केसेस का फ़ैसला करेंगे। अच्छी बात है, मेरिट पर फैसले होनी चाहिए। किसी के साथ नाइंसाफ़ी नहीं होनी चाहिए, इंसाफ होना चाहिए और मुजरमों को सज़ाएं मिलनी चाहिए। इसी में पाकिस्तान की बड़ाई और अज़मत है। ठीक, बहुत शुक्रिया शेख साहब, मैं शो में वक्त देने के लिए। नाज़रीन, शेख रशीद अहमद बेलाग गुफ्तगू आपने मुलाहिज़ा की। आज के शो में इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।